गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप सभी ने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर रखा होगा, आप सभी ने अपना एम जो है वो बना रखा होगा। तो उस एम के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपका प्रयास, आपका संघर्ष ही है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको उस लक्ष्य के पास में लेकर जाएगा। राइट। और एक चीज याद रखिए कि अगर आपने लक्ष्य निर्धारण किया है और उस लक्ष्य के लिए आप प्रयासरत नहीं हैं, आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा ही रह जाएगा। इसलिए प्रयास करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और एक दिन अवश्य आएगा कि आप अपने एम को अचीव कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। राइट। आइए देखते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि विच विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन दिस प्लास्टिक बैग। कौन सा देश ऐसा है, विश्व में पहला देश बन गया है या बनेगा, जो पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाएगा या लगाने वाला है। तो वो राइट आंसर इसका होगा न्यूजीलैंड। याद रखिएगा कि हाल ही में 1 जुलाई 2023 को न्यूजीलैंड ने एक कदम उठाया और उसने ये बोला कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके खिलाफ सरकार ने व्यापक अभियान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। और न्यूजीलैंड सरकार जो है वो ये काम कर रही है कि उसने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको क्या कर दिया, पूरे तरीके से बैन कर दिया। इसी कैंपेनिंग के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक के जो स्ट्रॉ हैं, जो सिल्वरवेयर हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए। राइट। नेक्स्ट अगर हम आज के क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जोहा राइस जो है, जोहा राइस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट। अगर हम इस राइस की बात करते हैं, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो आपको ये पता होगा कि ये आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। या आपकी हेल्थ में, आपको एकदम फिट रखने में, आपको कुछ बीमारियों से प्रिवेंट करने में, उसके रोकथाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभाता है। अब देखिए ये है क्या, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से रिलेटेड है। राइट। असम से रिलेटेड है कौन सा, जोहा राइस। अब जोहा राइस के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ तो जो जोहा राइस है, जो जोहा चावल है, वो असम से रिलेटेड है, ये तो ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मधुमेह या जो शुगर की बीमारी होती है, उस शुगर की बीमारी में जो शुगर लेवल होता है उसको भी डाउन करने में ये मदद करता है। दूसरा अगर हम देखें तो कैंसर से प्रिवेंट करने में भी ये मदद करता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसके अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चावल है कि दवाई। बात समझ में आ रही है? ये चावल है कि ये मेडिसिन है, ये किस तौर पर काम किया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा कि असम से रिलेटेड है, और इस असम के जो जोहा राइस है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। बात समझ में आ रही है? और हेल्थ केयर के फील्ड में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग जो है वो देखने को मिलता है। अब क्योंकि जीआई टैग की बात कर रहे हैं, असम की बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं, इसलिए एक और नाम याद रखिए कि असम को एक और राइस के लिए जीआई टैग मिला हुआ है, और वो है दोआब चावल या दोआब राइस। राइट। और ये दोआब राइस की खासियत ये है, इसको भी जीआई टैग मिला है, जोहा को भी जीआई टैग मिला है, दोनों के लिए असम के पास में ही है। इसकी खासियत ये है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दोआब राइस जो है, इसकी खासियत ये है कि ये बिना पकाए ही खाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बिना पकाए ही खाया जाने वाला राइस है। तो जीआई टैग से रिलेटेड आपको ये समझ में आ गया कि असम के पास दो ऐसे चावल हैं जिस पर उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कुछ फेमस जीआई टैग की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे मान लीजिए कश्मीरी केसर। तो कश्मीरी केसर नाम से ही आइडिया लग गया आपको भाई केसर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, JNK। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास में अगर आप देखेंगे तो कश्मीरी केसर जो है वो उसको मिला हुआ है। कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी, इसके लिए किसको मिला है, उड़ीसा। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि सर रसगुल्ले से रिलेटेड जीआई टैग जो है वो किसके पास है। दो राज्यों में लेकर मतभेद की स्थिति थी यहाँ पर, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और फाइनली अगर आप देखेंगे तो वो उड़ीसा के पास है। जीआई टैग में अगर हम देखें तो बनारसी साड़ी, फ्रांसीसी वाइन, कोल्हापुरी चप्पल, इन सभी प्रोडक्ट पर जीआई टैग जो है वो प्राप्त है। तो ये कुछ अभी रिसेंटली जिनको मिला हुआ है अगर हम देखें तो ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग अलग अलग जगहों के लिए मिला है। जैसे अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग की चाय,
है ना, कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी साड़ी, इन सभी को जीआई टैग जो है वो देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं कि विच यूनियन मिनिस्टर अनाउंस्ड चेंजेस इन द यूएवी एक्सपोर्ट पॉलिसी टू सिंप्लीफाई एंड लिबरलाइज इट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने यूएवी निर्यात नीति जो है उसको सरल और उदार बनाने के लिए इसमें बदलाव की घोषणा की है? पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार ये यूएवी क्या है। दूसरी चीज आपको ये समझ में आना चाहिए ये एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होती है। और तीसरी चीज इसमें आपको ये समझ में आनी चाहिए ये लिबरलाइज या लिबरलाइजेशन जो है ये आखिर किस तरीके से एक्सपोर्ट में, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में अलग अलग प्रकार से कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे पहले अगर देखें तो यूएवी का फुल फॉर्म देख लीजिए, और यूएवी का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, राइट। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएवी जो है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहलाता है। इसी को आप ड्रोन बोल सकते हैं, डायरेक्टली अगर हम देखें तो यही ड्रोन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? और किसके द्वारा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस चेंजेस इन द यूएवी एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो ये यूएवी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है, इसीलिए इसमें पॉलिसी में चेंजेस करेगा कौन? वो चेंजेस करेगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें किस प्रकार से, मैंने आपको बोला कि दो तीन चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। आपका आंसर तो यहाँ पर पता चल गया कि सर ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर किस तरीके से सिंप्लीफाई और लिबरल करके अपनी पॉलिसी को किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट जो है वो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं उनको सिंप्लीफाई किया गया, लिबरल किया गया है, वो इसीलिए किया गया है ताकि क्या किया जा सके, यूएवी जो भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो भी हैं या ड्रोन प्रोडक्ट जो भी हैं, उनके एक्सपोर्ट में हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी कर सकें, राइट। यूएवी का यूज अगर हम देखें तो आजकल इस पॉलिसी के तहत अगर आप देखेंगे तो नागरिकों के लिए भी इसका प्रयोग जो है वो किया जा रहा है और सैन्य द्वारा भी इसका प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर चीजें किस प्रकार की होंगी। अगर इससे रिलेटेड रूल को क्या किया जाएगा, सिंपल किया जाएगा। इससे रिलेटेड रूल को क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा लिबरल कर दिया जाएगा। तो जितने ज्यादा रूल आपके लिबरल होंगे, जितना ज्यादा आपके कानून, जितने ज्यादा आपके नियम जो हैं वो उदार होंगे, उतना ज्यादा बाहर के इन्वेस्टर या फिर उतने ज्यादा बाहर के जो इंपोर्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो अट्रैक्ट होंगे। और जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, आप अपनी कंट्री से उनको एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। तो लिबरल करने के कारण, सिंप्लीफाई करने के कारण आप क्या कर रहे हो, आप यूएवी प्रोडक्ट जो भी हैं उनको क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा रहे हो और अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसको चेंज करके अपने कंट्री के एक्सपोर्ट में इंक्रीमेंट करके। और एक्सपोर्ट का फायदा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो लौट कर कुछ तो आएगा ना, और आएगा क्या, हार्ड करेंसी। और हार्ड करेंसी जब आती है तो आपके कंट्री का फॉरेन रिजर्व जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ये सारी चीजें आपको पता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ये परिवर्तन जो है वो किया है, इस पॉलिसी को उदार बनाया है, तो वो मंत्रालय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इन विच कंट्री have archaeologists unearthed a 4000 year old sanctuary। पुरातत्वविदों के ने किस देश के 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का, किस देश में 4000 साल पुराने अभ्यारण्य जो है उसका पता लगाया है? तो अगर आप देखिए तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, वो नीदरलैंड है। अब यहाँ पर आप इतना याद रखिए, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अभी हाल ही में 4000 साल पुराने जो अभ्यारण्य का पता लगाया गया है वो किस कंट्री में लगाया गया है? तो आप याद रखिए कि वो नीदरलैंड में लगाया गया है। नीदरलैंड की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि किस कंट्री में अभी ऐसा अभ्यारण्य जो है वो सेंचुरी जो है उसका पता चला है। तो वो पता चला है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑस्ट्रेलिया और जापान की राजधानी जो है वो क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो द हेलियोपोलिस मेमोरियल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हेलियोपोलिस
हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो था, लेकिन हमारे करंट अफेयर्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना रहा। लेकिन अभी क्योंकि हमारे देश के पीएम जो है वो यहाँ पर विजिट करके आए, इसलिए ये मेमोरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में आपने अगर देखा होगा तो मोदी जी जो हैं वो कहाँ गए थे, मिस्र दौरे पर गए थे। और मिस्र दौरे पर उन्होंने क्या किया था, हेलियोपोलिस मेमोरियल जो है वहां पर वो विजिट किए थे। और जो शहीद हैं, कहाँ पर शहीद, तो जो इजिप्ट और फिलिस्तीन, अगर मैं मिस्र और फिलिस्तीन के बात करता हूं तो वहां पर प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले जो सैनिक थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, राष्ट्रमंडल सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मोदी जी ने वहां पर उसका विजिट किया था, राइट। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये जो हेलियोपोलिस मेमोरियल है वो कहाँ पर है, तो वो है मिस्र में। अब मिस्र से अगर मैं आपको बताऊं, और ये इस क्वेश्चन में कुछ और चीजों के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको ये पता होगा कि अभी हाल ही में मोदी जी ने जो मिस्र में विजिट किया था, तो मैंने आपको अभी कुछ क्लास पहले ही हमारे करंट अफेयर सीरीज में ही मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है किसको, श्री नरेंद्र मोदी जी को, राइट। तो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया, और उस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको 2-3 क्लास पहले ही ये चीज पढ़ाई है, तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि उसका सर्वोच्च सम्मान जो है मिस्र के द्वारा जो मोदी जी को प्रदान किया गया है उसका नाम आखिर है क्या। मिस्र के बारे में अगर हम और देखें तो मिस्र की जो राजधानी है वो है कायरो, राइट। मिस्र की जो राजधानी है वो है कायरो। तो इसमें आप इतनी चीजें याद रखिएगा कि मिस्र जो है वहां पर क्या किया गया है, हेलियोपोलिस मेमोरियल जो न्यूज में आप आजकल काफी देखने को मिल रहा था वो मिस्र से रिलेटेड है, और मोदी जी ने वहां पर अभी विजिट किया है। और कब्रिस्तान है उन 1700 राष्ट्रमंडल सैनिकों को ये श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विच कंट्री लीड्स द एमएसपी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व जो है वो कर रहा है, तो वो अभी कर रहा है हाल ही में। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जो है वो क्या करेगा, एमएसपी का नेतृत्व करेगा। और एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आखिर एमएसपी जो है वो करेगा क्या। तो एमएसपी के तहत इस बात का, अगर इसके उद्देश्य की हम बात करते हैं, तो एमएसपी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका उद्देश्य है, वो ये है कि जो भी मिनरल्स हैं, जो भी वहां से निकलने वाले जो हम खनिज पदार्थों की हम बात कर रहे हैं, उन खनिज पदार्थों का यूज, उन खनिज पदार्थों का प्रोडक्शन, उन खनिज पदार्थों का प्रोसेसिंग और उन खनिज पदार्थों की रिसाइकिलिंग, 3 चीजें याद रखिए कि सबसे पहले अगर हम देखें तो उसके प्रोडक्शन, राइट। प्रोडक्शन के बाद में अगर देखें तो उसका प्रसंस्करण जिसको आप प्रोसेसिंग कहते हैं, और तीसरी चीज आप याद रखिए उसकी रिसाइकलिंग, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो एमएसपी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मिनरल्स हैं उन मिनरल्स का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग जो है वो इस प्रकार से की जाए कि जितनी भी कंट्री हैं जो इसकी मेंबर हैं, वो कंट्री अपने अपने कंट्री में इनका प्रयोग करके और अपने कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से कर सकें। बात समझ में आ रही है। तो इसमें 3 चीजें याद रखिए, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो द विक्टर 6000 विच वाज इन्वॉल्व्ड इन द रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ द टाइटन सबमर्सिबल वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री। विक्टर 6000 जो टाइटन सबमर्सिबल्स के बचाव अभियान में शामिल था, किस देश में विकसित किया गया है। देखिए विक्टर 6000 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर तो इसका फ्रांस होगा, लेकिन विक्टर 6000 की अगर आप बात करते हो तो यहां पर अगर मैं इसमें पानी भर देता हूं तो आपको ये दिखाई देगा कि यार ये एक मशीन है जो पानी पे भी चलती है, पानी के अंदर भी, जिसको आप क्या बोलते हैं, पनडुब्बी बोलते हैं। तो विक्टर 6000 जो है वो क्या है, वो एक प्रकार का वाटर रोबोट है, और रोबोटिक्स के फील्ड में ये एक बेहतर डेवलपमेंट है।
पानी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और ये लगभग, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लगभग 20,000 फीट, या अगर मैं बोलूं 6,000 मीटर तक ये गोता लगा सकता है, और वहां पर जो भी चीजें हैं उनको ढूंढने में ये सहायता कर सकता है, या किसी भी प्रकार की खोज करने में ये सहायता कर सकता है। तो याद रखिएगा कि जो विक्टर 6000 है वो किस कंट्री ने डेवलप किया है, वो डेवलप किया है फ्रांस ने। और फ्रांस ने जो डेवलप किया है विक्टर 6000, वो है क्या एक्चुअल में, तो वो वाटर रोबोट है जो अंडर वाटर काम करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो द ग्रीन डायमंड विच वाज प्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड द फर्स्ट लेडी वाज डेवलप्ड इन विच स्टेट। ग्रीन डायमंड जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया था, किस राज्य में विकसित किया गया था? अभी हाल ही में मोदी जी ने यूएस दौरा किया था, व्हाइट हाउस भी गए थे। तो यहाँ पर, और यूएस दौरे की एक खास बात इस बार की ये भी थी कि वहां पर उन्होंने अलग अलग कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की थी। उन्होंने, अगर हम बात करें तो टेस्ला के भी सीईओ से मुलाकात की, उन्होंने सुंदर पिचाई से भी मुलाकात की, उन्होंने अमेजन के सीईओ से भी मुलाकात जो है वो की थी। और उनकी मुलाकात से ये चीज समझ में आ रही है, उनकी इस मीटिंग से ये चीज समझ में आ रही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो काफी इंटरेस्टेड हैं आजकल इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिए। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ग्रीन डायमंड की। तो ग्रीन डायमंड जो है वो कहाँ पर बना है, जिसको मोदी जी ने किसको दिया है, यूएस की फर्स्ट लेडी को। और उनका नाम जो है वो क्या है, जिनके हस्बैंड जो बाइडेन है, यूएस के प्रेसिडेंट। तो जो बाइडेन की जो वाइफ हैं, जिनको आप जिल बाइडेन के नाम से जानते हैं, उनको ग्रीन डायमंड प्रोवाइड किया है किसने, मोदी जी ने। यहां तक बात समझ में आ रही? और उसको बना कहां पर है, तो वो बना है गुजरात में। अब इसमें कुछ और चीज मैं बता देता हूं आपको। ये तो ठीक है, ग्रीन डायमंड कहां पर बना, गुजरात में बना। अब देखिए, यूएस दौरे के दौरान गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना, मतलब आप किसी के यहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए तो कुछ तो लेके जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है। तो क्या लेके गए, ग्रीन डायमंड लेके गए। किसको दिया, जिल बाइडेन को दिया, राइट। और चंदन बॉक्स लेकर गए, चंदन बॉक्स लेकर गए। और ये चंदन बॉक्स कोई मामूली नहीं, ये हस्तशिल्प था, हैंडक्राफ्ट था, और काफी मेहनत से काफी खूबसूरत ये बॉक्स था। और ये बॉक्स किसको दिया गया, ये बॉक्स दिया गया जो बाइडेन को। बात समझ में आ रही है? अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई इन्होंने ये चीजें दी हैं, ये क्लियर हो गया कि जो बाइडेन को ये सारी चीजें मिल गई हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि रिटर्न में क्या मिला है मोदी जी को, तो जो बाइडेन और जिल बाइडेन से मुलाकात के बाद में अगर आप देखेंगे तो जो बाइडेन ने मोदी जी को भी कुछ दिया। और वो क्या दिया, उन्होंने दिया हैंडक्राफ्ट बुक गैली, राइट। तीन चीजें याद रखिए, एक ग्रीन डायमंड जिल बाइडेन को मोदी जी ने दिया, चंदन बॉक्स जो है वो जो बाइडेन को दिया गया, और हैंडक्राफ्ट बुक गैली जो है वो मोदी जी को जो बाइडेन की तरफ से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बोल रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टैंडर्ड IS 18267 2023 टू एड्रेस प्लास्टिक पॉल्यूशन। किस संस्था ने प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए मानक IS 18267/2023 जारी किया है? तो यहाँ पर आपको पता है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये सब कुछ आता है। तो ये जारी भी कौन करेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही जारी करेगा, भारतीय मानक ब्यूरो जो है वही इसको जारी करेगा। बात समझ में आ रही है? और ये मानक जो है वो पूरे देश में लगातार गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देते हुए निर्माताओं, मतलब कि अगर हम देखें प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर हैं, उनको विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। ये इसका मेन काम है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं तो विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द पीएम किसान मोबाइल ऐप विद द फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, आपके जो भी डिवाइसेस हैं उसमें आजकल फेस ऑथेंटिकेशन फीचर जो है वो पहले से है। लेकिन किसानों के लिए या पीएम किसान मोबाइल ऐप के जो लॉन्च किया गया है, पूछ ये रहा है कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो आपको पता है कि किससे रिलेटेड है, किसानों से। तो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली
वेलफेयर, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कृषि एवं परिवार मंत्रालय है, उसी कृषि और परिवार मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, कृषि और परिवार मंत्रालय के द्वारा पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर जिसमें देखने को मिलता है। अब इसमें एक चीज आप और देख सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री है, तो करंट में इसके यूनियन मिनिस्टर जो है वो कौन है, तो एमपी से ही बिलोंग करते हैं और उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जी, राइट। तो ये इसमें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द कंसल्टेशन पेपर ऑन इम्प्लीमेंटिंग अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इन द रियल्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। किस संस्था ने डिजिटल संचार के दायरे में एक नियामक सैंडबॉक्स लागू करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। तो याद रखिए, पहला पूछ क्या रहा है, तो ये डिजिटल संचार या कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, टेलीकॉम की बात कर रहा है। तो टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए हमारे कंट्री में ट्राई जो है वो काम करता है, और ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको आप ट्राई के नाम से जानते हैं, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, और उसके द्वारा ही नियामक सैंडबॉक्स लागू जो है वो किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ट्राई की अगर मैं स्थापना की बात करता हूँ, तो ट्राई की स्थापना की गई है 1997 में। और ट्राई करेगा क्या, जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड जो रेगुलेशनरी बॉडी होती हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, ताकि वो सेक्टर सही तरीके से काम करे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएं पूरे सेक्टर में, उसके लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के रेगुलेशनरी बॉडी काम करती है। तो जैसे हम बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, तो सेबी काम कर रहा है। हम बात करें पेंशन से रिलेटेड, तो पीएफआरडीए काम कर रहा है। हम अगर बात करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, तो आरबीआई काम कर रही है। हम अगर बात करते हैं कि इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आईआरडीआई काम कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम से रिलेटेड, तो ट्राई काम कर रहा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो काम करे, जिसका 1997 में क्या की गई है, स्थापना की गई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली में है। ट्राई की अगर हम बात करें, तो ट्राई जो है कब स्टैब्लिश हुआ, वो हुआ 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और करंट में इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो उनका नाम है पी.डी. वाघेला, राइट। तो करंट में वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो है पी.डी. वाघेला। ये आप याद रखिएगा। और आपके लिए जो आज क्वेश्चन है ना, वो क्या है, तो है विच कंट्री अनाउंस द वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम। किस देश ने वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा की है। आपके ऑप्शन जो है वो आयरलैंड है, बेल्जियम, कनाडा और फ्रांस है। इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे और भी तमाम देश और दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।